पिछले सेशन में हम दो विषय वस्तु अपने देख चुके थे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। पहला था भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास कंपनी के अंतर्गत और दूसरा टॉपिक था भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। दोनों टॉपिक हमने बहुत अच्छे से किया था और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है यहाँ तक हमने देखा है ना। तो जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो इसका कोई बहुत प्रभावकारी प्रभाव नहीं पड़ा, इसका प्रभावशाली प्रभाव नहीं पड़ा। कारण क्यों? क्योंकि एक कमिटमेंट हो चुका था। देश के जितने भी नेशनल लीडर थे उन्होंने कमिटमेंट कर दिया था। कब किया कमिटमेंट? 1929 में। 1929 में उन्होंने कहा कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब हमें देश की आज़ादी के लिए हम औपनिवेशिक शासन को या फिर हमारी कानूनों को, हमारे अधिकारों को, हमारे संविधान को, हमारे लिए जो हमारा जीवन को निर्धारित करने वाले पथ प्रदर्शक हैं उनको कोई दूसरा बनाए, ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो 1935 का अधिनियम बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला अधिनियम नहीं था भारतीयों के लिए। आया ज़रूर, लेकिन ये असफल सा साबित हो गया। इसमें बहुत सारे क्लॉज ऐसे हैं, ये दोनों दो मायनों में देखा जा सकता है। ये सफल भी रहा और असफल भी रहा। असफल इसलिए रहा क्योंकि इसके बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कभी बन ही नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ कागजों में रह गए। जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये हो ही नहीं पाई। देशी रियासतों ने डिनाई कर दिया इस क्लॉज को कि नहीं, हम नहीं जुड़ने वाले, ब्रिटिश संघ के साथ हम नहीं जुड़ने वाले। उनको एक ये था कि हम इंडिपेंडेंट हैं और उनको पता था कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से उनके साथ या उनके पूर्वजों के साथ बर्ताव किया है, व्यवहार किया है, किस तरीके से कितनी रियासतों को उन्होंने हड़पा है। तो ऐसे में उन्होंने आने से मना कर दिया। ठीक है, राज्य में द्वैध शासन हटा दिया गया। ठीक है, प्रांतों की स्वतंत्रता की बात की गई, लेकिन केंद्र में इन्होंने द्वैध शासन लगा दिया, इसका भी विरोध किया गया। तो कई सारे मामले हैं जिन मामलों में एक निराशा का वातावरण फिर से पैदा हुआ। लेकिन भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा सोर्स है आपके भारतीय संविधान के निर्माण का। भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा जो विषय वस्तु है वो उठाई गई, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन, न्यू बेस तैयार करने में भारत शासन अधिनियम का सबसे बड़ा रोल है। लगभग 200 से ज़्यादा अनुच्छेद वर्तमान संविधान में जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा लिए गए सीधे सीधे। तो ये हमारा एक बिग सोर्स है, एक मेगा सोर्स है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को लेकर के। सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आई। ठीक है, और चूंकि एक चीज़ समझिए, हमारा देश एक पद्धति से, एक सिस्टम से लगातार बंधा हुआ था। हर 20 साल बाद एक कानून आ जा रहा था। तो ऐसे में देश हैबिचुअल हो गया कुछ चीज़ों का, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में भी थी, इन्होंने यहाँ भी थोप दी। बहुत सारी चीज़ों के हैबिचुअल हो गए। गवर्नर जनरल, वायसराय जैसा पद, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में तब्दील कर दिया गया, है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये जो पूरा अभ्यास था एक तरीके का आज़ादी के पहले जो हमें करवाया जा रहा था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, इस अभ्यास को हमने भारतीय संविधान के माध्यम से आज हमने वर्तमान स्वरूप जो हमारा है संविधान का, शासन व्यवस्था का, वो यहीं से डेवलप हुआ, यहीं से बन के आया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों को हमें देखने का प्रयास करना है सभी को। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया। इसके बाद एक घटना घट गई बहुत बड़ी। कौन सी घटना घट गई? क्या हुआ था? 1935 के बाद आम चुनाव हुए। 1937 में चुनाव करवाए गए और उस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। लगभग 8 प्रांतों में उन्होंने मिलीजुली या अपने दम पे सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनाने के बाद जैसे ही शासन प्रशासन करना उन्होंने प्रारंभ किया, फिर एक घटना हो जाती है। कौन सी घटना? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। जर्मनी के चांसलर हिटलर के द्वारा पोलैंड पे आक्रमण कर दिया जाता है और किसी को नहीं पता था कि पोलैंड पे फेंका गया वो बम द्वितीय विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। धीरे धीरे जो देश थे सब एक दूसरे के साथ संधियों में बंधे हुए थे, ट्रीटी में बंधे हुए थे और एक दूसरे के पक्ष या विपक्ष में उतरना चालू हो जाते हैं और एक घमासान बन जाता है और यही घमासान द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं? तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसी एक सार्वत्रिक घटना जिसमें परमाणु हथियारों का भी प्रयोग किया गया,
परमाणु हथियारों ने ही उस पूरे युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया। एक सार्वत्रिक युद्ध 1939 में आरंभ हुआ। भारत का कोई लेना देना नहीं था, भारत की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड ने ज़बरदस्ती अपने औपनिवेशिक क्षेत्र को देखते हुए भारत को उस आग में झोंक दिया, इंडिया को उस आग में झोंक दिया। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत में जो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार उस समय चुनाव के द्वारा बनी थी कांग्रेस की, उसने सभी राज्यों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। 28 महीने तक सरकार चली और 28 महीने के बाद सरकार ने इस्तीफा दे दिया 1939 में। जितने भी मंत्रिमंडल सब जगह सरकार ने पदत्याग कर दिया। और इसी दौरान जो 1909 में बीज बोया गया था, वैसे बीज बहुत पहले बो दिया गया था, 1857 की क्रांति में ही बीज बो दिया गया था। 1857 की क्रांति में सांप्रदायिकता का बीज बोया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उस पूरी सैनिक विद्रोह को, एक तो उसको सैनिक विद्रोह कहा गया कि केवल सैनिकों का विद्रोह है, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। दूसरा ये बोला गया कि एक धर्म विशेष के द्वारा दूसरे धर्म विशेष पर आक्रमण है। कैसे? बहादुर शाह जफर कौन था? एक मुस्लिम शासक था, मुगल सम्राट था, है ना। तो ये कहा गया कि एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए ईसाई साम्राज्य को, जो ईसाई यूरोपीय थे, उनको समाप्त करने के लिए कि सांप्रदायिकता का माहौल तैयार किया गया। हिंदू मुस्लिम, ईसाई मुस्लिम समन्वय तैयार किया गया। क्यों? गाय और सूअर की चर्बी को प्रयोग किया गया। गाय किसके लिए पवित्र है, सूअर किसके लिए अपवित्र है? तो ये जो पूरा का पूरा एक ताना बाना बुनना चालू किया था इन्होंने कि देश को विभाजित करके रखो, कभी ये एक ना हो जाए, हमारी सत्ता हमेशा बनी रहे, वो चीज़ें खुल के सामने आ गई। कब आ गई? 1940 में, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी कि भारत अकेला नहीं रहेगा, भारत का विभाजन होगा, 2 टुकड़ों में बटेगा। और उसने, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो जश्न मनाया पूरे देश में, जश्न का माहौल, जबरदस्त जश्न मनाया कि वाह। तो जो ये पूरी स्थिति परिस्थिति थी 1939 में, उस स्थिति परिस्थिति ने एक राजनीतिक गतिरोध को जन्म दे दिया। मतलब अब आगे भारत का सहयोग कैसे मिलेगा, भारत के जो टॉप लीडर्स हैं वो कैसे भारत के साथ या ब्रिटिश गवर्नेंस के साथ जुड़ेंगे, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन कमज़ोर होता चला गया लगातार। जब आप एक 5-6 साल का लंबा युद्ध लड़ते हो तो फिर आपके पास बचता ही क्या है। युद्ध एक ऐसी चीज़ है जो आपको सदियों पीछे ढकेल देता है, इसलिए युद्ध में जाना ही मूर्खता है। कई बार हम लोगों को लगता है कि चीन के साथ लड़ ही लो, क्या करोगे लड़के? 1962 में लड़े तो थे, क्या मिला था तब का भारत चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अब चीन भी तब का नहीं है। चीन बहुत अंतर आ गया है ना। हमारी संप्रभुता को यदि वो किसी तरीके से अक्षुण्ण नहीं कर रहा है तो लड़ने भिड़ने की बात ही क्यों करना। आज के टाइम पे लड़ाई भिड़ाई से किसका नुकसान होगा? अभी तालिबान है, तालिबान को आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से अमेरिका चला गया, तालिबान का शासन आ गया। किसको नुकसान है? किस कंट्री को? अफ़गानिस्तान को नुकसान है, पाकिस्तान को नुकसान है, चीन को नुकसान है, किसको नुकसान है? अफ़गानिस्तान को क्यों नुकसान होगा? क्यों नुकसान होगा? ठीक है, वहाँ के लोग पहले भी तालिबान का शासन देख चुके हैं। 1998 तक, 2000 तक तो था ही तालिबान का शासन। अमेरिका आया, लोकतांत्रिक सरकार आ गई, अमेरिका चला गया, फिर से तालिबान आ गया। यानी वहाँ के लोगों की मेंटालिटी नहीं बदल पाई 20 साल में। नुकसान सिर्फ एक देश को है, वो है भारत। क्यों? क्योंकि 3300 किलोमीटर की बॉर्डर आप साझा कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, जिसका सीधा सपोर्ट रहा इसमें, और 106 किलोमीटर की बॉर्डर पीओके में साझा कर रहे हो अफ़गानिस्तान के साथ। वहाँ पर एक ऐसी सरकार है जिसको लोकतांत्रिक ढांचे से कोई लेना देना नहीं है। भारत का इतना पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है। दूसरा, हम एक इमर्जिंग पावर हैं, अभी हम इमर्ज नहीं हो पाए, इमर्जिंग है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हमें शांति सौहार्द का वातावरण चाहिए अपने पड़ोस में। हमारा पड़ोस धीरे 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 तहस नहस होता चला जा रहा है। कोई भी कंट्री आप उठा के देख लो, कोविड काल में मोदी जी ने बहुत प्रयास किया कि सबको अपने साथ ला के खड़ा किया जाए, सबको वैक्सीन बांटी, पर क्या मिला उसका? रिजल्टेंट क्या रहा? कौन आपके साथ आके खड़ा हुआ?
पाकिस्तान आपका पड़ोस, अमेरिका का पड़ोस देखिए, यदि हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं तो उसका पड़ोस भी देखिए कैसे संबंध बना के रखता है अपने दोस्त, बिल्कुल पड़ोस शांत रखता है। आपका ही पड़ोस यदि खराब हो, रात दिन डीजे बजाए आपका पड़ोसी, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। रात दिन फायरिंग हो रही है पीओके में, सेना के ऊपर सेना, सेना के ऊपर सेना, वहाँ पे लगता नहीं कि पब्लिक इतनी है, सेना इतनी है, इतनी सेना वहाँ पे हमने डाल रखी है। हमारा माइंड, मतलब आप सोचिए, जैसे आप एक बच्चा है जिसके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, पिताजी का व्यापार अच्छा चल रहा है, चल भी नहीं रहा, इतना चल रहा है कि कम से कम सारी चीज़ें ठीक है, सब स्वस्थ हैं, समय से सबको खाना पीना मिल रहा है। एक बच्चा जिसके घर में उसकी माताजी बीमार पड़ी हैं, कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा? किसका फोकस ज़्यादा होगा? वो किस डायरेक्शन पे काम कर रहा है? दोनों एक ही लक्ष्य की तरफ निकले, लेकिन जिसके घर में 4 समस्याएं, वो उसमें उलझ के रह जाएगा, परेशान होके रह जाएगा। और जिसके घर में स्वस्थ वातावरण है वो एक राह में आगे बढ़ता चला जाएगा, उलझेगा नहीं। अब आपका पड़ोस यदि इतना उलझा वाला हो कि आप सोच रहे हो कि आपकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बने, और पता चला वहाँ गोलाबारी चल रही है, पता चला यहाँ से चीन आके चढ़ के बैठ गया है, किधर फोकस होगा आपका? है ना। तो भारत का पड़ोस ऐसा है कि भारत का विकास कहीं न कहीं पे इसके कारण से अवरोधित है, इस कारण से स्थिति ये है। तो तालिबान के आने से इंडिया का सबसे ज़्यादा नुकसान है, बहुत बुरी कंडीशन है। चाइना ने डायरेक्टली सपोर्ट कर दिया उसे, अब फंडिंग करने लगा, वैक्सीन भेज दी, सब कुछ भेज दिया। भारत अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? हम डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, हमने वहाँ की पार्लियामेंट भी बनाई, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट भारत ने बनाई, सलमा डैम हमने वहाँ पे बनाया, कितने सारे हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि आपका पड़ोस बहुत अच्छा होना चाहिए, पड़ोस से नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि पड़ोस चुना नहीं जाता, पड़ोस प्राकृतिक होता, वही मिलता। या तो घर बेच के निकल जाओ। पाकिस्तान को आपको क्या लगता है उठा के शिफ्ट कर सकते हैं कहीं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आदमी जीवन में कई बार एक बार घर बनाता है, इसलिए पड़ोसी से नहीं बिगाड़नी चाहिए। पड़ोसी चाहे जितना भी नालायक हो, बना के रखनी चाहिए, क्योंकि यदि वो अपनी नालायकी में उतर पाया तो वो अपना तो जो करना है वो करेगा, जैसा है वो ऐसा ही होगा, लेकिन आपका बड़ा नुकसान कर देगा, आपकी एनर्जी खत्म कर देगा। इसलिए पड़ोसी से कभी बिगाड़ना ही नहीं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, इंडिया में लोग हैं बहुत मूर्ख, पड़ोसी नहीं देख पड़ता उन्हें। आप लोग भी देखोगे आपके आस पड़ोस में झगड़े जरूर होंगे, पॉसिबल ही नहीं, इतनी समझ नहीं है लोगों के अंदर पड़ोस, क्योंकि पड़ोस का महत्व नहीं समझते कि पड़ोस का महत्व कितना बड़ा है। जब आपको चीज़ों का महत्व पता चलता है तब आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध आपका प्रारंभ हो गया था, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, एक राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बन गई। कब बन गई? 1939 में। और उसके बाद अब उस राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने का लगातार प्रयास किया जाने लगा। एक मुखर मांग निकल के आ गई कि अब भारत को आज़ाद करिए कैसे भी करके। तभी पहली बार जो है 1940 में ब्रिटिश हुकूमत ने स्वीकार किया ऑफिशियली, उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप लोग ऐसे सरकार और तो सब ठीक है, इस्तीफा दे दिया, अब एक काम ये करो कि आप लोग सहयोग दे दो हमारा, क्योंकि अभी हम फंसे हुए हैं, है ना, और ऐसे में फंसे हुए हैं तो आप हमें सहयोग दो, हम आपको आपकी सरकार दे देंगे, कल के दिन आप अपना संविधान खुद बनाना। तो 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो थे, इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। इस महोदय ने एक प्रपोजल लेकर के आए, अगस्त प्रस्ताव 1940, कांग्रेस के सामने रखा प्रपोजल, बोला कि आप अपना संविधान खुद बनाएंगे, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, पहली बार इन्होंने स्वीकार किया। तो कभी पूछता है कि अंग्रेजों ने कब ऑफिशियली ये स्वीकार किया कि भारतीय लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे? तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। इसके बाद युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। औपनिवेशिक दर्जा समझते हैं, यानी निर्णय और डिसीजन वहीं से लिए जाएंगे, ब्रिटेन से ही। शासन सत्ता आप चलाओगे, हम आपके हाथ में सब कुछ दे देंगे, लेकिन चलाएगा वहाँ पे, निर्णय वहाँ से लिए जाएंगे, मालिक आप बना दिए जाओगे, लेकिन संप्रभुता वहीं पे निहित होगी ऊपर। तो ऐसा इन्होंने प्रपोजल दिया जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो लिख लो 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 2 पॉइंट हैं, लिखिए। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा
वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीतिक गतिरोध की स्थिति, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न हुई राजनीतिक गतिरोध की स्थिति, उत्पन्न हुई राजनीतिक गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने के लिए, स्थिति को समाप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसके अंतर्गत यह प्रस्ताव दिया गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। भारतीयों का अपना अधिकार है। भारतीयों का अपना अधिकार है। युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला एक लाइन लिख लीजिए। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ये पहला औपचारिक वक्तव्य या प्रस्ताव था। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा यह पहला औपचारिक वक्तव्य था जिसमें स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही विकसित किया जाएगा या निर्मित किया जाएगा। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। ये हो गया आपका 1940 का अगस्त प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये तो रिजेक्ट कर दिया सभी ने 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ना बात बनेगी। और इसी दौरान आपको पता होगा कि गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चालू किया गया था 1940 में। कौन सा आंदोलन था 1940 में? व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पहले सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने, फिर जवाहरलाल नेहरू बने। तो इस तरीके से देश के विभिन्न भागों में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। यानी कि ये सत्याग्रह सामूहिक नहीं था, एक बड़े जन आंदोलन को आकर्षित करना नहीं था, बल्कि देश के जो टॉप लीडर्स थे उनको आग्रह किया गया कि आप लोग सत्याग्रह करिए। ठीक है, इसमें लोग करते क्या? सत्याग्रह का देखिए मतलब क्या है, सीधी सी बात करें। गांधी को यदि आप समझते हो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर खींच जाएगा मेरे। असहयोग आंदोलन तो उसमें असहयोग आंदोलन में देखो एक चीज़ समझो, सत्याग्रह एक तरीका है, एक माध्यम है अपनी बात को मनाने का। सत्य के प्रति आग्रह, यानी कोई चीज़ सत्य है तो आप उसके लिए अडिग हैं, उसके लिए टिके हुए हैं। यही है सत्याग्रह। ये टूल्स है ये चीज़ों को मनवाने का। जैसे अभी किसान है, किसान क्या कर रहे हैं? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। उन्हें लग रहा है कि हमारे हितों को समाप्त किया जा रहा है। अब सत्याग्रह, जो कोई एक सत्याग्रही होगा उसके लिए महात्मा गांधी ने कई सिद्धांत दिए
कि इन सिद्धांतों का उसे पालन करना पड़ेगा सत्याग्रही को। ठीक है, 11 सिद्धांत दिए गांधी जी ने। उसे अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, अहिंसक गतिविधि, यानी यहाँ पे हिंसा का सत्याग्रह करने पर आपको हिंसा, एक तो सरकार का विरोध ही करोगे और क्या करोगे, अपनी कोई बात, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंक दिया गया, उसी के खिलाफ ये चालू हुआ आपका सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया गया, और विरोध व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक तौर पे गांधी को भी लगा कि ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि उस दौरान एक घटना घटी। गांधी को ये लगा मेरी लोकप्रियता कम हो गई है। कैसे लगा, पता कैसे चला? हाँ, सुभाष चंद्र बोस उस समय एक नेशनल लीडर निकल के आए, और सुभाष चंद्र बोस जो है उस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। चुनाव हुआ था अध्यक्ष का, उसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई। गांधी दुखी हो गए, सुभाष ने त्याग दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। बोला भाई खुशी नहीं है कोई, गांधी जी ही खुश नहीं है मेरे अध्यक्ष बनने से, तो फिर मैं काहे को बनूँ। तो पट्टाभी सीतारामैया थे, पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के प्रतिनिधि थे, है ना। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि सत्याग्रह एक तरीका है, एक माध्यम है, जिस माध्यम से आप अपने विरोध को प्रदर्शित करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी जो प्रमुख सत्याग्रही थे उन्होंने अनशन करना, है ना। जैसे मान लीजिए अब आप हैं, अपने घर पे आपको कोई भी चीज़ चाहिए, मान लीजिए आपने कहा कि भाई मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, अब आप सत्याग्रह कर सकते हैं। सत्याग्रह के लिए तरीके, भोजन छोड़ दीजिए, आमरण अनशन, मृत्यु तक अनशन ले लीजिए, दिला दो बाइक, नहीं तो मृत्यु तक अनशन है ना। एक जिद पे अड़ जाना, एक अड़िग हो जाना, अपने कुछ ऐसे संकल्प सरकार तक, और सरकार को ये पता है कि गांधी यदि गया तो पीछे हुजूम खड़ा है बहुत बड़ा, है ना। अन्ना हजारे जब यहाँ पे बैठे हुए थे तो पता था गवर्नमेंट को कि पीछे बहुत बड़ा जन समर्थन प्राप्त है। जब एक आप पब्लिक लीडर होते हैं ना तो सरकार डरती है, सरकार के हाथ पांव फूलते हैं। सुभाष का बाल से बांका क्यों नहीं कर पाए, सब कुछ जानते हुए भी कि सुभाष के संपर्क रसिया से भी हैं, सुभाष के संपर्क जर्मनी से भी हैं, सुभाष एक कम्युनिस्ट लीडर हैं, रसिया तक संपर्क थे उनके, कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पता था कि पीछे पूरा भारत खड़ा है, जन आंदोलन हो जाएगा, इसलिए इसकी केवल नज़रबंदी ही रखते थे, देखते रहते थे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, समझ रहे। तो जैसे हमारे देश का कोई लीडर है, आपका कोई लीडर है, वो सत्याग्रह करने लग जाए। राकेश टिकैत थे, क्या किया इन्होंने? राकेश टिकैत के आंसू के बाद लोग क्यों बफर पड़े? लीडर थे, लीड कर रहे थे उस मूवमेंट को। अच्छा खासा 26 जनवरी को सरकार के पाले में गेंद आ चुकी थी, कैसे एक बार उसके रोने से पूरा किसान, देश भर का किसान उमड़ पड़ा। ये होता है लीडर की क्वालिटी। यदि लीडर करता है तो गांधी ने कहा कि आप लोग करो, आप लोग लीड कर रहे हो तो आप व्यक्तिगत सत्याग्रह करो। जब आप लोग कुछ होगा तो फिर पीछे खड़ी है मैं हुजूम, तब हुजूम कर लेगी जो करना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन सफल क्यों रहा? भारत छोड़ो आंदोलन असफल नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ उसी दिन गांधी से लेकर बड़े बड़े लीडर्स को डाल दिया गया जेल में। अगले दिन रातों रात गिरफ्तारी की गई। आगा खां पैलेस छोड़ दिया गांधी जी को, अहमदनगर के किले में जवाहरलाल नेहरू को डाल दिया, है ना। तो जब इस तरीके की गिरफ्तारियां होती हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो पीछे हुजूम खड़ा रहता है। तो गांधी ने 1940 के समय में सबका व्यक्तिगत आह्वान किया कि अब आप लोग विरोध दर्ज कराइए इन चीज़ों का, और जब हमें कुछ होगा तो हमारे पीछे तो सोसाइटी, समाज, जनता सब कुछ है, ठीक है। और जब व्यक्तिगत सत्याग्रह और आपको जब अपनी चीज़ें करनी है तो उस दौरान कई माध्यम होते हैं। अभी भी कोई भी माध्यम है, आपको कोई बात यदि सरकार तक पहुंचानी है, क्या माध्यम है आपके पास? मीडियम क्या है? कहीं पर भी बहुत सारे, भी कल के दिन टीचर्स बैठे हुए थे, टीचरों का कुछ चल रहा है पंगा यूपी में, बैठे हुए थे, बैठे रहो। यदि सरकार के कान तक बात नहीं पहुंचेगी तो बैठे रहो, क्या कर लोगे? आपको अपनी बात, कुछ सरकार को कोई बात पहुंचानी होती है, हमारे तक कैसे पहुंचाता है? मीडियम है, कुछ मीडियम बना रखा उन्होंने, मीडिया है, सरकार की खुद के ब्रॉडकास्टिंग बहुत सारे चैनल्स हैं, ब्रॉडकास्ट करके आप तक पहुंचाते हैं। तो उस समय भी पत्र, पत्रिकाएं, बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसके माध्यम से सरकार तक बात पहुंच जाती थी कि ये विरोध प्रदर्शन में है, ये विरोध प्रदर्शन में है। कल के दिन आपके साथ कुछ बुरा होने लग जाए तो आप अपनी बात कहीं से तो उठाओगे ना। कानपुर में जब ये विकास दुबे का काम हुआ,
खेल हुआ, खेल तमाम हुआ या फिर एक घटना हुई, उसी दौरान एक घटना और हुई थी कानपुर में। एक बहन थी, उसका भाई को किडनैप किया गया, मार दिया गया पुलिस के द्वारा। 30 लाख रुपए के आसपास जो है कुछ ऐसा पैसा जो था फिरौती के तौर पे जो मांगी गई थी, वो फिरौती भी जब चली गई, भाई भी मार दिया गया। पुलिस की मिली भगत ऐसी पाई गई, ठीक है, क्योंकि उसमें 1-2 लोग ऐसे थे जो मेरे जानकारी में थे, मतलब उनका वो भी सस्पेंड होकर बर्खास्त होकर पड़े हुए हैं सब। जब आप गलत करोगे किसी के साथ भी, कुछ भी करोगे, जांच होगी या नहीं भी जांच होगी, इंक्वायरी बैठेगी, कुछ ना। पुलिस डिपार्टमेंट में आपको लगता हो कि पुलिस इतनी भ्रष्ट है, इतना आसान नहीं है भ्रष्ट होना, ये तो पब्लिक मूर्ख है। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करती है या फिर मान लो आपके खिलाफ FIR होती है, तो FIR के बाद पहली बात ये कि ठीक है अरेस्ट करने की पावर है, लेकिन अरेस्ट से इतना डरना क्यों? यदि आप गलत नहीं हो तो लोग क्या करते हैं, अरेस्ट ना करे पुलिस, इसी के नाम पे इतना पैसा फेंक देते हैं। अब लोगों को ये लगता है कि अरेस्ट करने के बाद पुलिस जो है आपको वहाँ पे बढ़िया से आपकी मेहमानी करेगी, आओ भगत करेगी। होता भी है कई बार, जो दूसरा पक्ष होता है वो पैसा फेंक देता है। इसको बस एक बार कुछ नहीं रगड़ देना कायदे से, 4 लाठी 4 डंडे सब कुछ। तो लोग जो है लाखों रुपए सिर्फ इसलिए देते हैं पुलिस को, जो कि उनका कोई राइट नहीं है। पुलिस आपको एक थप्पड़ नहीं मार सकती है, पुलिस का अधिकार ही नहीं है। ये सब काम होता है न्यायपालिका का, दंड देने का अधिकार। लेकिन पुलिस की ऐसी आदतें खराब कर दी गई हैं कि लोग लाखों रुपए फेंक देते हैं कि कुछ करना नहीं, टॉर्चर नहीं करना, ये नहीं करना, है ना। तो आज के टाइम पे क्या है, भ्रष्टाचार का जन्म अनएजुकेटेड सोसाइटी ने दिया है, सिस्टम ने नहीं दिया। सिस्टम को तो हमने भ्रष्ट बना दिया ना। अनएजुकेटेड सोसाइटी, अनपढ़ सोसाइटी, अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है। केरल की पुलिसिंग देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल पुलिस फ्रेंड की तरह को रहती है। साउथ की कोई भी पुलिस आप देख लीजिए, बिल्कुल अलग ही पुलिस है वहाँ की। यूपी, इधर यूपी बिहार की पुलिस देख लीजिए, है ना। बिहार की पुलिस तो अलग ही, वहाँ पे अलग ही रंग चढ़ा हुआ लोगों को देखा है, मैं खुद अभी होके आया था। तो कहने का तात्पर्य बस ये है कि कहीं ना कहीं पे सोसाइटी से फ़र्क पड़ता है। दिस सोसाइटी, अब दिल्ली में पुलिस है, दिल्ली में पुलिस है बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन पब्लिक फ्रेंडली है। उन्हें पता है कि सब एजुकेटेड सोसाइटी यहाँ पे कुछ गड़बड़ करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये भी 4 बातें जानता है अपने बारे में। जबकि परेशान करना, ये सब करना, पुलिस के पास इतने हथियार, इतने टूल्स हैं, चाहें तो आपको छोड़े ना, बख्शे ना आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं पुलिस के हाथ में आज के टाइम पे। ऐसा सिस्टम बना हुआ, ऐसा जाल बना दिया गया कि उस जाल में आप फंस जाओगे, ठीक है। और आम आदमी क्या है, चीज़ें समझ नहीं पाता, जैसे ही चीज़ें होती हैं डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। चलिए अलग बात है। तो 1942 में एक महोदय थे, क्रिप्स महोदय, इन्होंने फिर से प्रयास किया, अगला अटेम्प्ट किया कि भाई एक काम करते हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा फेल, फिर इसके बाद अगेन फिर प्रीलिम्स, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आए, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने कहा कि फिर से कांग्रेस से मिले, मुस्लिम लीग से मिले, सबसे मिलने के बाद बोले कि देखो एक बार द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने दो। अब द्वितीय विश्व युद्ध को रंग चढ़ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने फूंक दिया था, ब्रिटेन में जाके उसने हवाई हमले, दुनिया भर के सारी चीज़ें की, ठीक है। तो युद्ध के, इन्होंने कहा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए 1942 में, और इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए हम संविधान सभा का निर्माण कराएंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि बहुत लेट हो चुकी है, बहुत पहले बोले थे ये बात, ये तो हम 1929 से पहले बोल दिए थे आपको कि दे दो हमें औपनिवेशिक राज्य का दर्जा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा चेक क्यों लेकर के आए हो जिसकी डेट निकल चुकी है, बाद की तिथि का चेक है ये। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप तो अब धराशायी होने वाले हो, आप तो वहाँ कूटे जा रहे हो बढ़िया द्वितीय विश्व युद्ध में, आप क्यों हमें आज़ादी देने आ रहे हो, आप तो वैसे ही खत्म हो जाओगे। तो टूटते बैंक के नाम पे उत्तर दिनांकित चेक, ये जो शब्द जो दिए इन्होंने, तो लिखिए क्रिप्स मिशन में क्या क्या हुआ 1942 में। ये देखिए कुछ दुखी आत्माएं आ गई। ये कौन है, प्रवीण चौधरी जी। ये कह रहे हैं बिहार में सर बिना पैसे के FIR नहीं लिखा जाता। तो देखो भाई, ये जो भी चल रहा है इसको इस तरीके से ना देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब वहाँ पे बेईमान ही हैं, लेकिन है एक परसेंटेज हर जगह पे महकमा का। लिखिए क्रिप्स मिशन।
यह सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इनके द्वारा भारत के तत्कालीन राजनीतिक दलों को निम्न प्रस्ताव दिए गए। नंबर 1, पहला है युद्ध के बाद या युद्ध के उपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 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 भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। जिसको भारत के सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। जिसको भारत के सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक करार दिया गया। इस प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक करार दिया गया। तथा जवाहरलाल नेहरू ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक करार दिया। उत्तर दिनांकित चेक करार दिया। चेक करार दिया। नेक्स्ट है 1945 की बेबल योजना। नेक्स्ट है बेबल योजना 1945। ये भी असफल हो गए। क्रिप्स महोदय प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से बात बन जाए। जिनको पता था कि भारत यदि हमारा सहयोग दे देगा, क्योंकि 1914 में भारत ने सहयोग दिया था और भारत के सहयोग से प्रथम विश्व युद्ध इनके पक्ष में गया। महात्मा गांधी खुद आगे आके खड़े हो गए कि मदद करो, इस समय हमारा जो हमारे ऊपर शासन करने वाला देश है वो क्या है, संकट में है। तो कहीं ना कहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध में भी लग रहा था भारत आ जाएगा तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ के सेना, यहाँ के सैनिक, इतनी बड़ी आबादी। लेकिन फाइनली बात बनी नहीं, फिर बेबल योजना आ गई 1945 में। अब पाकिस्तान की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, जिन्ना पागल हो चुका था।
ठीक है, उसे सिर्फ एक ही चीज़ सोते जगते दिख रही थी, पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं पे भारत में एक विरोध भी इस चीज़ को था कि भारत जो है कहीं ना कहीं पे एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहता था, स्वतंत्रता का रंग सभी पे चढ़ चुका था। और इस समय आज़ाद हिंद फौज बहुत प्रभावशाली भूमिका निभा रही थी, एक पैरेलल गवर्नमेंट। आपको पता होगा भारत में पहला व्यक्ति कौन है जिसने एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की, पैरेलल गवर्नमेंट बनाई? कल ही शायद प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, हाँ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। बहुत कम लोग हैं जो इनका नाम जानते हैं, यहीं अलीगढ़ से थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ बनाया? अफ़गानिस्तान, काबुल में। बहुत बड़ी बात है, लोग इनके इतिहास को जानते ही नहीं हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह वो व्यक्ति थे जो 28 साल की उम्र में यहाँ से बाहर जाकर के विश्व के अन्य देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया और डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ काबुल में एक समानांतर सरकार बनाई। ये तो 1929 में इन्होंने बोला, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता चाहिए। उन्होंने कब? ऐसे ऐसे लोग रहे और इतिहास में उनका कोई नाम नहीं है, दबा दिए गए ऐसे लोग, है ना। चलो कोई बात नहीं, वो बात इतिहास का विषय वस्तु है। तो लॉर्ड बेबल के द्वारा 1945 में बेबल प्लान लेकर के आया गया। लिखिए इसके बारे में। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबल के द्वारा, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबल के द्वारा भारतीय संवैधानिक गतिरोध को खत्म करने के लिए, अब देखिए इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध मंद भी हो गया था, अमेरिका कूद पड़ा था, हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं, है ना, हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बड़ी घटनाएं। और द्वितीय विश्व युद्ध में 15 अगस्त का दिन आपकी आज़ादी का दिन क्यों बनाया गया? द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन मित्र राष्ट्र जीते थे, उसी दिन 15 अगस्त के दिन ही जो है जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, बोला कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा 2 परमाणु बम झेलने के बाद। उसकी खुशी में आपको आज़ाद किया गया। 15 अगस्त उनकी एक सोची समझी तिथि थी। जैसे कि अभी देखा 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा किया, ये सोची समझी तिथि थी। किसने सोचा समझाया? पाकिस्तान ने। ये आज़ादी का दिन है भारत का, इस तिथि को करो। विश्व में भारत की आज़ादी का दिन पहले बाद में याद किया जाएगा, पहले अफगानिस्तान तालिबान का कब्जा याद किया जाएगा। सब रणनीतियाँ होती हैं ये। वैसे ही जापान द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में आपको 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया। नहीं, डेट तो बहुत बाद की थी, 1948 की डेट दी गई थी कि अब तक आज़ाद कर देंगे। पहले आनंद फानंद में क्यों कर दिया? बोला अब करना ही है, ये डेट दो, इसमें निकाल दो इनको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई भी तिथि हो, जितना जल्दी हो, हमारे लिए तो 15 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण रहेगा ही। तो उद्देश्य वही था, संवैधानिक गतिरोध को ख़त्म करना। तो लिखिए, वायसराय लॉर्ड बेबल के द्वारा भारतीय संवैधानिक गतिरोध को खत्म करने के उद्देश्य से, भारतीय संवैधानिक गतिरोध को खत्म करने के उद्देश्य से भारत के स्वशासन के लक्ष्य को अग्रसारित करने के उद्देश्य से, भारत के स्वशासन के लक्ष्य को अग्रसर करने के उद्देश्य से बेबल योजना प्रस्तुत की, बेबल योजना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर, वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सदस्य भारतीय हों, शेष सदस्य भारतीय हों, शेष सदस्य भारतीय हों। कार्यकारिणी में हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या, कार्यकारिणी में हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर रखने का प्रस्ताव रखा गया। ये सबसे जटिल प्रस्ताव था। आपको वैसे भी पता है हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, है ना। और जिन्ना साहब को ये लगता था
जिन्ना साहब को ये लगता था कि इसी चीज़ को लेकर ज़्यादा विवाद हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल जिन्ना साहब कर रहे हैं भारत में, जबकि उस समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान भी उस दौरान उस मीटिंग में उपस्थित थे। तो जिन्ना कह रहे थे कि नहीं, 50-50 रहेगा, 50% कांग्रेस, 50% मुस्लिम लीग। तो अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि जिन्ना जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि केवल मुसलमानों के प्रतिनिधि आप हैं? मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस भी तो कर रही है, और कांग्रेस में हम लोग भी तो हैं। इस समय तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी एक मुस्लिम व्यक्ति ही है, यदि आप धर्म के नज़रिए से, धर्म के चश्मे से ही देखना चाहते हैं तो। लेकिन जिन्ना ने कहा नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ, कांग्रेस एक बहुसंख्यकों की पार्टी है, कभी भी अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में नहीं रखेगी। और उस कारण से बेबल योजना पूरी तरीके से, ये जो क्लॉज था कि बराबर बराबर होगी, और इसमें मुस्लिम लीग की जो जिद थी, उस जिद ने इस पूरे योजना को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, तो लिखे कार्यकारिणी में हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। भारत सचिव की शक्ति को सीमित कर दिया जाएगा, भारत सचिव की शक्ति को सीमित कर दिया जाएगा, जबकि वायसराय के वीटो के अधिकार को बरकरार रखा जाएगा। जबकि वायसराय के वीटो के अधिकार को बरकरार रखा जाएगा। वीटो के अधिकार को बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, अब ये क्या किया गया? पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया, बेबल प्लान भी अस्वीकार हो गया। तो आगे लिख लीजिए, तत्कालीन मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग का वही ढांचा, ढेंचू ढेंचू जैसे होता ना गधे की आवाज़, कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, और फाइनली पूरी तरीके से इसमें अस्वीकार कर दिया गया। बेबल योजना ने भी कहा कि नहीं, पाकिस्तान अलग राज्य नहीं बनेगा। ठीक है, और फाइनली जो है अब विफल हो गया वो। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट, तो ये विफल हो गया आपका बेबल प्लान। अब ये महोदय आए, इनको बड़ा अनुभव प्राप्त था। ये वही व्यक्ति है जिसने जब बर्मा को स्वतंत्र करना था, बर्मा को हस्तांतरित करना था वहाँ की सत्ता, तो यही व्यक्ति वहाँ की सत्ता को हस्तांतरित करके आए, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन इनका पूरा नाम था। और इनके पास ये था कि जब किसी देश को आज़ाद करना होता है तो स्पेशलिटी थी इनके पास सत्ता हस्तांतरण करने की। इसके पहले के कुछ अनुभव थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया कि अब एक काम है, जाना है, भारत की सत्ता को हस्तांतरित करके आना है। और ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, यहाँ पे माहौल देखा, माहौल गड़बड़ निकल गया। उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था लॉर्ड माउंटबेटन को कि किया क्या जाए। यहाँ तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में तो एक अच्छी तानातानी है, दोनों भी समझने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि भारत का विभाजन ना हो, गांधी कह रहे हैं कि मेरे लाश पे होगा, और मुस्लिम लीग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, विभाजन के बिना बात नहीं बनेगी। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। पूरे भारत में रक्त रंजित दंगे हुए, दंगे ही दंगे, हर तरफ दंगों की एक कहानी रच दी गई। चारों तरफ लाशों का अंबार दिखने लगा। बंगाल, पंजाब की हालत बहुत बुरी हो गई। ऐसे में निर्णय लेना बड़ा कठिन हो रहा था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, भारत जैसी स्थिति में है वैसे स्थिति में छोड़ के निकल जाते हैं। ये उसकी हिडन प्लानिंग है। जैसे कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका भाग गया, ये प्लानिंग थी पूरी।
कि जो कंडीशन है अपनी वापसी करते हैं, क्यों इनके चक्कर में पड़े हैं, अपना जो होगा करेंगे। अभी मान ही नहीं रहे जब कोई, तो अब जो होगा। और सोचिए यदि ब्रिटेन ऐसा चला जाता तो एक दिन जवाहरलाल नेहरू गए चाय पीने, अच्छे संबंध थे उनके, पारिवारिक संबंध थे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, इंग्लैंड से पढ़ के वो भी आए थे। तो चाय पी ही रहे थे तभी अचानक लॉर्ड माउंटबेटन के मुंह से बात निकल गई, हम तो चले परदेसी। और जब ये बात उन्होंने कही तो जवाहरलाल नेहरू को एक झटका सा लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब भारत को ऐसे ही छोड़ के निकल जाएंगे। और हम यहाँ पे गांधी जी की लाश देख रहे हैं कि लाश के ऊपर से देश का विभाजन होगा, ये होगा होगा। सेंटीमेंट लेकर के डिसीजंस नहीं लिए जाते कई बार बड़े। और एक बात सही है कि जब आपके शरीर में कोई घाव हो जाए और जब आप उसमें मलहम लगाएं तो घाव के ऊपर मलहम नहीं लगाया जाता, पहले गंदगी साफ़ की जाती है। जब तक आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और ड्रेसिंग करेगा, डिटॉल लगाएगा, सब कुछ लगा के फिर ऊपर से मलहम लगाएगा। मवाद पड़ जाए, मवाद के ऊपर से मलहम लगा के क्या मतलब मिलेगा, पहले मवाद निकालोगे ना। अब पाकिस्तान की मांग एक मवाद बन चुकी थी, एक कैंसर बन चुका था, एक ऐसा घाव बन चुका था जो सड़न पैदा कर रहा था। ये लग रहा था कि कहानी बहुत बिगड़ जाएगी। और ऐसे में जब लॉर्ड माउंटबेटन का ये विचार पता चला, तुरंत बापू के पास पहुँचे दोनों वीर, है ना, थे नेहरू और पटेल जो है महात्मा गांधी के दो बंदर ही थे। ये भी पहुँचे। नेहरू तो बिल्कुल दब के ही बात करते थे, गांधी से थोड़ा सा एक रहता था उनके अंदर, दो वो भी बैरिस्टर ये भी बैरिस्टर। पटेल नहीं डरते थे किसी को, जैसे बाप को नहीं डरते थे, बहुत मतलब एक हेकड़ पर्सन। डिसीजन लेना है 100 में एक बात बोलते थे। और उस चीज़ को तो बोला कि बापू एक बात है कि अब आप सुनो चाहे ना सुनो, जो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अब विभाजन कर दो इनका। यदि पाकिस्तान को अलग नहीं करते या ऐसे ही छोड़ के चले गए हमें, फिर यहाँ संभाल नहीं पाओगे किसी को। यहाँ पे वो कंडीशन हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर को कि जो हमारे हाथ पे नहीं रहेगा, फिर कुछ मारकाट मचेगी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में देख ही चुका है। महात्मा गांधी को लगा कि अब उनको कोई सुनता नहीं। उन्होंने राम प्यारे को बुलाया और राम प्यारे के साथ उठे और चले गए, निकल गए। राम प्यारे उनका एक सेक्रेटरी रखते थे गांधी जी। अब प्रपोजल पास हो गया कि एक काम है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन बहुत एक्साइटेड हो गया, वाह चाय काम कर गई। तुरंत कांग्रेस से प्रस्ताव आया कि भारत का विभाजन के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीना चाहता ही था पाकिस्तान। अब रूपरेखा बनने लग गई कि कहाँ बटेगा, क्या बटेगा, कैसे बटेगा। माउंटबेटन इसको लेकर के ब्रिटेन पहुँचे अपने प्लान को लेकर के कि एक काम कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान का विभाजन कर रहे हैं। माउंटबेटन योजना तुरंत साइन हो गया, वहाँ से 1 मिनट में साइन हो गया। माउंटबेटन से मैंने कितनी अच्छी प्लानिंग की, उसको लगा कि मैंने कितनी अच्छी योजना बना दी। तुरंत यहाँ पे सारे नेता राजी हो गए, ब्रिटेन में तुरंत साइन मिल गया। देखो अब ये चीज़ें इतिहास में नहीं हैं, डॉक्यूमेंटेशन इनका क्या है कितना है पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ऐसा इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया कि जो विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल के बारे में जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध तो जीत गए लेकिन चुनाव हार गए। क्लीमेंट एटली की सरकार में भारत आज़ाद हुआ। तो विंस्टन चर्चिल ने हिडन एजेंडा था उनका, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कभी ऑफिशियली आप डिस्कस मत करिएगा। मेरा बस ये है कि ये चीज़ें आप जब पढ़ोगे ज़्यादा, मतलब जैसे आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे, बिपिन चंद्रा ने भी इन चीज़ों का उल्लेख किया है। तो विंस्टन चर्चिल ने ये एक हिडन प्रॉमिस कर रखा था जिन्ना को कि टेंशन नहीं लेना, मिलेगा पाकिस्तान, क्योंकि उनको अपना एजेंडा फिक्स करना था। और इन देशों ने, पश्चिमी जगत के देशों ने यही किया पूरे विश्व में। पूरा विश्व अशांत था आज इन्हीं के कारण से है। और इस कारण से जब उन्होंने विभाजन की योजना माउंटबेटन की देखी, तुरंत 1 मिनट लगा, साइन हो गया वहाँ की कैबिनेट से। कैबिनेट में प्रपोजल आ गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। तुरंत रातों रात जुलाई में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, तुरंत वहाँ की लॉर्ड सभा से पारित हुआ, तुरंत वहाँ की कॉमन सभा से पारित हुआ, तुरंत क्राउन के 18 जुलाई 1947 को साइन भी हो गए कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करा रहे हैं। ये पागल। तभी एक बंदे को और पकड़ा गया, बोला एक मोहरा तो लॉर्ड माउंटबेटन मिला था, एक को और पकड़ा गया। बोला अब देश का विभाजन करना है तो सीमा कौन बनाएगा, तो एक सीमा आयोग बनाया गया।
बॉर्डर कमीशन बनाया गया, उसमें रेडक्लिफ को बुलाया गया। अब रेडक्लिफ भी मतलब उसके अंदर भी तजुर्बे थे, उसने विश्व की बहुत सारी सीमाएं खींची हुई हैं। तो रेडक्लिफ को बुलाया गया कि तुम आओ इधर। रेडक्लिफ को बोला गया आज से 21 दिन बचे हैं, 21 दिन बाद ये दोनों देश अलग अलग हो जाएंगे, इनकी सीमा बनानी है। रेडक्लिफ ने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। 21 दिन में पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश की 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की बॉर्डर, 3000 से ज़्यादा किलोमीटर की पाकिस्तान की बॉर्डर, कहाँ से कौन सी सीमा जाएगी, कैसे जाएगी, क्या करेंगे, कैसे इसको खींचेंगे। तो रेडक्लिफ को जो उस समय भारत सचिव थे एक कोने में, इधर आओ तुम ज़्यादा उत्पात नहीं मचाना, चिल्लाना नहीं है, सब काम कर दिया गया पहले से, ये बहुत दिनों से चल रहा है, तुम्हें तो सिर्फ साइन मारने कि ये बॉर्डर है। उसको एक मैप दिया गया, एक नक्शा दिया गया, वो बहुत सरप्राइज़ हो गया। उसको लगा शायद लॉर्ड माउंटबेटन को सब पता हो, उनकी जानकारी में हो। उसको एक मैप दिया गया कि ये लो, ये मैप रहा, बस साइन मारो, ये हो गया, सीमा बन गई। मैप पूरी तरीके से बना हुआ था जिसमें बॉर्डर्स और सीमाएं सारी चिन्हित थीं। और जब रेडक्लिफ को ये पता चला तो वो दौड़ते दौड़ते लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचा कि साहब ये क्या कर रहे हो, मुझे तो लग रहा था कि आप ठीक हो। क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स के अंदर ऐसा नहीं, सारी कौम ही ख़राब थी उनकी। अब लॉर्ड माउंटबेटन को लगा कि ये क्या है, ये मतलब मैप कैसे बन गया, ये किसने बना के दिया मैप। तब उसे उस समय एहसास हुआ कि वो एक मात्र मोहरा था। भारत के विभाजन की प्लानिंग तो 1945 में बना दी गई थी और ये सिर्फ हिडनली दिखाया जा रहा था। कैबिनेट मिशन योजना आई, उसने मना कर दिया कि ना 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 ना, भारत का विभाजन नहीं करेंगे। तो माउंटबेटन को लगा कि मेरे प्लान को इतनी तेजी से मंजूरी इसलिए मिली क्योंकि ये तो योजना बहुत पहले बन गई थी, भारत विभाजन कब कर दिया गया था। और वो बहुत सरप्राइज हो गया, बिल्कुल उसको बिल्कुल टेंशन हो गया, तनाव हो गया, यार ये क्या कर दिया मैंने। मतलब भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा, इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बड़ा धोखा, जो कि ब्रिटेन ने पूरी प्लानिंग ही बना रखी थी कि भारत का विभाजन करना ही है, यहां से जाना ही है, तो इसे 2 टुकड़ों में बांट के जाना है। अब लोग कहते हैं कि अंग्रेज भारत आए और अंग्रेजों ने भारत को एकीकृत किया। कहाँ एकीकृत किया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ के खून नहीं खौलता है कि जो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, जो चाहे तो भारत में मिल जाए। आपने तो सबको विखंडित कर दिया, 552 देशी रियासतों को छुट्टा छोड़ दिया आपने, भारत को 2 भागों में बांट दिया। उससे सड़ी गली कंडीशन इंडिया की बना दी जो मुगलों के टाइम पीरियड में थी। कम से कम औरंगजेब ने पूरे भारत को एक बांध तो रखा था एकता के सूत्र में। ये तो आप लोगों ने आकर के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के 552 देश बना दिए। और आपकी प्लानिंग ये थी कि ये देश कभी यूनाइट हो ही ना पाए, ये देश 552 टुकड़ों में बट के रह पाए। आपको उत्तर प्रदेश से बिहार जाना है तो वीजा लीजिए, पासपोर्ट लीजिए। यदि मान लो आज नहीं होता, यूनाइटेड नहीं होते, तो कितना वीजा पासपोर्ट लेना पड़ता आपको। सब रियासतें बनी हुई होती, यहाँ पढ़ रहे होते आप, विदेश में पढ़ रहे होते। यदि आप गाजियाबाद में आए होते बिहार से पढ़ने यहाँ पे, तो आपको लगता मैं फॉरेन गया हूँ पढ़ने। ये कंडीशन होती। बाल्कनाइजेशन, मतलब अंग्रेजों को ये इस चीज़ का क्रेडिट कभी नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने भारत को यूनाइट किया। ये तो सरदार पटेल थे जिन्होंने उस दौरान, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में सभी को डिप्लोमेटिकली एक साथ एकजुट रखने का प्रयास किया। तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आपकी आई 3 जून 1947 को, और इस योजना ने भारत के विभाजन को, बाद में भारत का विभाजन इसी के तहत ही माना जाता है। और इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग थी जिसको माउंटबेटन, ऐसा माना जाता है कि माउंटबेटन इस बारे में नहीं जानते थे, अज्ञात थे। और तभी माउंटबेटन देश की आज़ादी के बाद भी भारत में रहते हैं, वो नहीं जाते। उसका ये था कि जब तक मैं भारत को एक सूत्र में नहीं बांध दूंगा, तभी देश की आज़ादी में, भारत को एक सूत्र में बांधने में जितना रोल आपका सरदार पटेल का है, उतना ही रोल लॉर्ड माउंटबेटन का भी जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने पूर्ण प्रयास किया, देश की जितनी बड़ी बड़ी रियासतें हैं, चाहे वो बीकानेर रही हो, चाहे जैसलमेर रही हो, चाहे जोधपुर रही हो, सभी रियासतों में जा करके उसने भी पूर्ण प्रयास किया। और एक और थे BK कृष्णन मेनन, ये अलग बंदा था, ये जहाँ भी जाते थे सरदार पटेल का दाहिना हाथ। BK कृष्णन मेनन कई जगह जो है, कभी कोई कनपट्टी में बंदूक रख देता था राजा इनको कि अभी उड़ा दूंगा तुझको, चल निकल कागज़ लेके, दस्तावेज लेके। एक अच्छे डिप्लोमेट,
लेकिन किसी भी तरीके से हर परिस्थिति में, चैलेंजिंग कंडीशंस में भी इन लोगों ने देश को एकता के सूत्र में बांटने का प्रयास किया। जब राजा हरि सिंह के पास गए, जो आज जम्मू कश्मीर का जहर है, राजा हरि सिंह को कह रहा था कि भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में बोला गया कि स्वतंत्र अस्तित्व बना के रह सकते हो, मुझे स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखना है। अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट चाहता था, वो स्विट्जरलैंड बनाना चाहता था इस जम्मू कश्मीर को। और दुष्परिणाम ये, उसको ये इतना मूर्ख था कि उसको ये नहीं पता था बगल में कौन बैठा है। पाकिस्तान ने कबायली आक्रमण करवा दिया, अपनी सेना के साथ बंदूक, लाश, लश्कर के साथ भेज दिया वहाँ पे। जो आज तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान में, वो काम पाकिस्तान कर चुका है जम्मू कश्मीर में। आधा जम्मू कश्मीर कबायलियों के हमले में हो गया। यदि वो कबायली होते, मान लो एक दफ़े कबायली होते वो लोग, तो आज वो कबायलियों के हाथ में होता ना वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा। पाकिस्तान के मैप में क्यों चला गया? पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर रही है फिर? ये चीज़ कहते हैं ना कि हमने आक्रमण नहीं किया है, तो कबायली आक्रमण था, जनजातीय आक्रमण था, तो फिर पाकिस्तान के पास कैसे चला गया? अब उसके पीछे का इतिहास अलग है। कहते हैं भारत ने अपनी सेना भेजी। जब राजा हरि सिंह ने यहाँ से मदद मांगी तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाब दिया कि हम मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने विलय पत्र में साइन नहीं किया है। मान लो आज हम मदद कर दें आपको, और मदद करने के बाद कल फिर आपका दिल में लगने लग जाएगी ना ना, आप इंडिपेंडेंट स्टेट हो तो अब संभालो अपने आप को। और सरदार पटेल बहुत दूरगामी व्यक्ति थे। वो कह रहे थे नहीं, वायुसेना भेजो, जितनी जल्दी से जल्दी हो करके भेजो, सहायता भेजो, लेकिन इन लोगों ने भेजा नहीं। यहाँ पे चूक हुई नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन की, और उस चूक का परिणाम रहा कि इतना हिस्सा हमारे हाथ से निकल गया। आज विवादित है, नासूर है। हजारों सैनिक हमारे शहादत पे वहाँ पे लगातार जो है लगे हुए हैं। कंडीशन इतनी बुरी कर दी गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना सा है कि देश की आज़ादी का जो ये समय है और ये लॉर्ड माउंटबेटन है योजना है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र थी। भारत और पाकिस्तान बनाने में सबसे अहम योगदान, जो हम गांधी को कोसते रहते हैं कि महात्मा गांधी ने कर दिया, महात्मा गांधी क्या करते? महात्मा गांधी के पास था क्या करने के लिए? वो तो चाहते थे कि मेरे लाश पे ये देश बटेगा। वो कभी नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो। तो ऐसे में गांधी को क्यों दोषारोपण दिया जाए? शायद इतिहास की समझ की कमी है, तभी हम गांधी को दोषारोपण देते रहते हैं, है ना। तो लिख लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना। जब कभी भारत का इतिहास पढ़ोगे आप, तब मैं चीज़ें आपको और डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, लिखिए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को, कुछ समझ में आ रहा है कि बस कहानी सुन रहे हो आप लोग, है ना? कुछ थॉट क्लियरिटी हो रही है। इसको लेकर कुछ मूवियाँ हैं। एक मूवी आप लोग देखिएगा कभी, वायसराय के नाम से एक मूवी है। संडे का टाइम निकालो तो कुछ ऐसी हिस्टोरिकल मूवी है। एक सरदार के नाम से मूवी है, सरदार मूवी, सरदार पटेल के, सब यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको। वायसराय में देखोगे लॉर्ड माउंटबेटन की ये पूरी भूमिका दिखाई गई है, कैसे वो देश में आता है, कैसे उसको रेड क्लिप भी दिखाया गया उसमें, पूरा वो फिल्मांकन हुआ है उसमें। और ये ऐसा नहीं कि बहुत अप्रामाणिक है, हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है, बस थोड़ा सा मिर्च मसाला होता है, नहीं तो बाकी हिस्टोरिक है। सरदार देखिए, देश के विभाजन को दिखाया गया, कैसे राष्ट्रपति भवन की एक एक चम्मच बटी, है ना, कैसे एक एक चीज़ों को विभाजित किया गया, किस तरीके की सिचुएशंस थी, कैसी परिस्थितियां थी, सरदार पटेल ने कैसे एकीकृत किया। गजब का रोल परेश रावल ने निभाया इसमें, सरदार मूवी में। ठीक है, तो ऐसी कई मूवियाँ हैं। नेक्स्ट आगे, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 में, 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, जिसके माध्यम से भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 नए राष्ट्रों का सृजन किया गया। 2 नए राष्ट्रों के सृजन करने का परामर्श दिया गया। ये लिखे, 2 नए राष्ट्रों के सृजन करने का परामर्श दिया गया।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के अनुसार 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो कि 18 जुलाई को स्वीकृत हो गया। 18 जुलाई को स्वीकृत हो गया। 18 जुलाई को स्वीकृत हो गया। ठीक है, 18 जुलाई को वहाँ के जो क्राउन थे, ब्रिटिश क्राउन थे, राजा थे, उनके द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट प्रदान की गई। भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट प्रदान की गई। ये आपका है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ये हमारी पूरी कहानी हो गई भारतीय संविधान के निर्माण इससे पहले प्रारंभ हो गया था। अब इसको हम कल वाले सेशन में देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग। हेडिंग डालिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग। ठीक है, अब इसको हम डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या हुआ, कब से संविधान की मांग हुई, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ। 23 मार्च 1946 को 3 लोग थे इसमें, स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन में आए हुए थे, AB अलेक्जेंडर आए थे, पैंथिक लॉरेंस आए थे। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन योजना के। ठीक है, और इस रिपोर्ट में क्या क्या था, फिर एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई, अंतरिम सरकार बनाई गई सितंबर 1946 में। 14 सदस्य थे, सभापति लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, उपसभापति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है, और संविधान सभा को क्या क्या कार्य सौंपे गए, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, है ना, 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुन के आते थे, 93 देशी रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था, ABC ग्रुप में बांट दिया गया था। ये सारी चीज़ें। फिर प्रारूप समिति, आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है। फिर अन्य प्रमुख समितियां संविधान में बहुत सारी थी, संघ अधिकार समिति, राज्य अधिकार समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति, उद्देश्य समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, नियम समिति। ये सारी समितियों के बारे में देखेंगे। और फिर फैक्चुअल टाइप का डेटा जो होता है, तो एक क्लास में आपका ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन से हमारा इंडियन पॉलिटी आपका चालू होगा, प्रस्तावना शुरुआत करेंगे। अब आप लोग बस थोड़ा ईमानदारी बरतो, जो मैं पढ़ाता जाऊँ इसको डिटेल में पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ना है, इसमें किसी तरीके की कोताही नहीं बरतनी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और